तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन, डेंगकुन और मो तीनों ही फोर्थ स्टेज पर आ चुके थे, जहां उनकी मुलाकात क्विंग जुई से होती है। क्विंग जुई किसी के भी क्लोन बनाकर उसकी टेक्निक्स को कॉपी करने में माहिर है और यहाँ इन तीनों के पहुंचते ही उसने इन तीनों के भी क्लोन क्रिएट कर लिए थे। लेकिन एक क्लोन किसी रियल फॉर्म के बराबर ताकतवर नहीं हो सकता। इस वजह से किंग जुई जिन के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और जिन उस पर हमला कर कर अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड से उसे हरा देता है। अब आगे तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी यहाँ यिंग जी आकर इनसे कह रहा था कि मैं बहुत हैरान हूँ कि तुम में से कोई भी नहीं मरा। वैसे इसके बाद वो उन्हें उनका रिवॉर्ड दे देता है। अभी यहाँ जिन उससे कहता है कि तुम्हें वहाँ ऊपर से सभी को ट्रायल स्टेज पर लड़ते देख बहुत मजा आता होगा, क्योंकि ज्यादा लोग वैसे भी पास नहीं कर पाते। हालांकि तभी डेंगकुन कहने लगती है कि ये स्टेज ज्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे भी एक क्लोन कभी रियल बॉडी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। साथ ही यहाँ पर वो मो की तारीफ करते हुए कहती है कि इस लड़के ने भी सही कोऑर्डिनेशन दिखाई थी। वैसे अब यिंग जी कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी और इसके बाद वो उनके लिए एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है। वैसे यहाँ से जाते वक्त डेंगकुन कह रही थी कि इस बार हमें बहुत कम रिवॉर्ड मिला है, इतने में तो हम खाने के सिवा कुछ और नहीं खरीद पाएंगे। जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ अगर हम खाना कम कर कर पैसे बचाते भी हैं तो इससे हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हमें अगले स्टेज के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पर डेंगकुन हाँ कहती है। वैसे तभी हम देखते हैं कि वहाँ से जाने से पहले यहाँ मो अचानक ही जिन की पीठ पर एक तालिस्मान लगा देता है। वैसे यिंग जी उन्हें इस बारे में कुछ बता पाता उसके पहले ही वो टेलीपोर्ट हो चुके थे। वैसे अब यहाँ सिटी में जब डेंगकुन पहुंचती है तो वहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट से अनाउंस होता है कि जिन, डेंगकुन और मो ने फोर्थ स्टेज को पास कर लिया है। लेकिन तभी डेंगकुन नोटिस करती है कि वो सिर्फ अकेले यहाँ पहुंची है, जिन और मो उसके साथ नहीं थे। अब तभी सीन चेंज होता है और हम वहाँ जिन और मो को देखते हैं। वो किसी अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। यहाँ मो अभी अपने घुटनों पर था और जिन अपने आसपास देख रहा था। तभी सामने वो एक लड़के को नोटिस करता है। इसे हम पहले भी देख चुके हैं। ये लड़का यहाँ जिन को वेलकम करते हुए अपना नाम बताता है। इसका नाम ली जिन है और ये डीमन हॉर्न हंटर ग्रुप का लीडर है। वैसे अब मो भी सीधा उसके पास जाकर खड़ा हो गया था। यहाँ जिन मो से कहता है कि अच्छा, तो तुम अभी तक सिर्फ नाटक कर रहे थे जिससे तुम्हें मौका मिले और तुम मुझे यहाँ तक लेकर आ सको। इस पर मो कहता है कि लीडर के ऑर्डर को फॉलो करना मेरा काम है। वैसे अब जिन ली जिन से कहता है कि तुम जरूर भाई के भाई होगे। ये सुनकर ली जिन तुरंत ही खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि तुम अपने मुंह से मेरे भाई का नाम नहीं ले सकते। और इसके बाद वो हमला करने लगा था। वो कह रहा था कि मैं तुमसे तुम्हारा हॉर्न छीन लूंगा और इस 9th वर्ल्ड रिलीम से बाहर निकलूंगा। वैसे यहाँ ली जिन के साथ साथ उसके बाकी सारे आदमी भी जिन पर हमला कर रहे थे। लेकिन तभी जिन अपना एक क्लोन क्रिएट करता है और उन सभी को वहां से दूर फेंक देता है। इधर जब ली जिन जिन के पास आता है तो जिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हराना इतना ज्यादा आसान होगा। और अब इतना कहकर उसने ली जिन को भी वहां से दूर फेंक दिया था। यहाँ ली जिन के आदमी कह रहे थे कि जब इस लड़के के क्लोन को ये हराना हम सबके लिए मुश्किल हो रहा है तो ये असल में कितना ताकतवर होगा। तभी वहाँ से मो कहता है कि अभी जिन 2 पार्ट में डिवाइड है, इससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी डिवाइड हो चुकी होगी। ये सुनते हुए ली जिन उन्हें ऑर्डर देता है कि वो सभी मिलकर उस क्लोन को संभाले जब तक वो खुद जिन से लड़ेगा। अभी यहाँ उसके साथी जिन के क्लोन पर हमला करने लगे थे और दूसरी तरफ वो खुद जिन पर हमला कर रहा था। उसने एक बड़ा सा टोर्नाडो क्रिएट कर लिया था। लेकिन तभी जिन अपने ऑब्सीडियन ब्लेड्स की मदद से हमला करता है, जिससे वहाँ वो टोर्नाडो ब्लास्ट कर चुका था। जिन उससे कहता है कि तुम्हें फालतू में मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे नहीं हरा सकते और अगर फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं अपनी पूरी पावर तुम्हें दिखाने को तैयार हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और अपने क्लोन को भी वापस बुला लेता है। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए ली जिन के उन आदमियों को भी वहाँ से दूर हटा देता है। वैसे यहाँ ली जिन फिर से अपनी तलवार लेकर जिन पर हमला कर रहा था, लेकिन जिन हमला कर कर उसे फिर से दूर फेंक देता है। जिसके बाद ली जिन अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन ने उसे भी एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही इससे ली जिन को इंटरनली बहुत चोट आई थी। हालांकि अभी तक वो हारा नहीं था। तभी मो आकर उसे उठाता है और यहाँ जिन ली जिन से कहता है कि क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, जिससे ली जिन को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था।
अब वो उठकर वहीं पड़े पत्थर के टुकड़ों को अपनी पावर से हवा में उठाने लगता है। वो किसी तरह की पावर का यूज कर कर अपनी भी जिन की ही तरह एक स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर लेता है, जिसे देख जिन उससे कह रहा था कि अब लड़ने में मजा आएगा। वैसे तभी वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेंगकुन भागते हुए सीधा अपने घर पर लौटती है जहाँ जिन नहीं था। हालांकि तभी जियाओ जियू उससे पूछती है कि वो इस तरह भाग क्यों रही है और जिन कहाँ है, जिस पर डेंगकुन कहती है कि जिन और मो दोनों ही गायब हो गए हैं। वैसे उनका सारा शक यहाँ पर मो पर गया था। हालांकि जियाओ जियू कहती है कि क्या तुमने किसी जज से इस बारे में पूछा, जिस पर डेंगकुन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम किसी जज की हेल्प ले सकते हैं। और इसके बाद वो वहाँ से भागकर जाने लगती है। अभी जियाओ जियू भी उसके साथ जाने वाली थी, लेकिन वो जियाओ जियू को नहीं ले जाती। वो यहाँ उस लैम्प गार्ड से कहकर जाती है कि वो जियाओ जियू को प्रोटेक्ट करे। वैसे उसके जाने के बाद यहाँ जियाओ जियू खुद भी जिन को ढूंढने जाने लगती है, लेकिन जब वो गेट के पास आती है तो वो लैम्प गार्ड उसे रोक देती है। वो कहती है कि मास्टर मुझे कहकर गई है कि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, लेकिन अब जियाओ जियू की आंखों में गुस्सा देखकर वो उसे नहीं रोक पाती। जिसके बाद जियाओ जियू अपनी पावर से वहाँ सामने लगे बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ से चली जाती है। इस तरफ अब हम फिर से जिन के पास आते हैं। यह जिन लीजिन से कह रहा था कि तुम सच में कुछ कुछ बाई की तरह दिखते हो। हालांकि इस बात से लीजिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ जिन पर हमला करते हुए कहता है कि तुम्हारी मेरे भाई के बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई। वैसे बातों ही बातों में वो अभी ये भी कहता है कि भाई मरने से पहले तुम्हें अपना हॉर्न देना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता कि तुम जजेस के साथ हाथ मिला लोगे, तुम धोखेबाज हो। और इतना कहते हुए वो जिन पर हमला करता है और जिन उसके हमले को रोकने लगता है। हालांकि जिन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि मैंने किसी से कुछ भी झूठ नहीं कहा, तुम क्या बात कर रहे हो। लेकिन ली जिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला, और इतना कहकर फिर से हमला करने लगा था। वैसे अब तभी वहाँ से मो कहता है कि हमें इसे सारी बात बता देनी चाहिए, शायद फिर कुछ सॉल्यूशन निकल सके। लेकिन ली जिन उस पर हमला कर कर उसे वहां से दूर फेंक देता है और कहता है कि तुम भी इसकी बातों में आ रहे हो। वैसे जिन देखता है कि मो वहां से गायब हो चुका है। इससे जिन समझ चुका था कि ये जगह एक स्मॉल रिलीफ में आती है और इसी की वजह से ये लोग यहाँ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस तरह से यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाहर तो इस चीज पर रोक लगी हुई है। वैसे अब तभी ली जिन अपनी पावर बढ़ाने के लिए और ज्यादा एनर्जी गैदर करने लगा था, जिससे ब्लडलेस वुड वहां सामने आ जाती है। इसे देखते ही जिन समझ चुका था कि ली जिन असल में बाहर से इस पूरी रिलीम को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ वो ब्लडलेस वुड की पावर से ही अपनी सोल को इस रिलीम में भेज पाया है। वैसे अब जब ली जिन यहाँ जिन पर हमला कर रहा था, पर फिर जिन पहले ही अपनी रीइंकार्नेशन स्वॉर्ड को समन करते हुए उस पर इतना पावरफुल हमला करता है कि उसकी स्पिरिचुअल बॉडी वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज से यहाँ ली जिन की रियल बॉडी को भी इंटरनली बहुत चोट आई थी और साथ ही इससे वो लगभग बेहोश हो चुका था। पर फिर इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।